हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बेटा? बच्चों, मैं जानता हूं कि आप सब पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। आप सब चाहते हो कि आपके पॉलिटेक्निक के अंदर बहुत अच्छी रैंक आए। तो 60 डे के अंदर जो हम प्रिपरेशन कराते हैं, 60 डे का हम पैकेज देते हैं पूरा। इसके अंदर जो प्रिपरेशन होती है 60 डे में, आपकी उसमें डेफिनेटली रैंक आ जाएगी। मैं आपको कुछ अपना प्रीवियस रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, अगर 3-4 साल का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो रैंक 2, 4, 5, 5, 8, 9, 10, 25, 29 एंड सो ऑन बड़े पड़े हैं। जो टॉप रैंक हैं दिल्ली के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ जामिया के भी हैं और अलग स्टेट के भी हैं। ऐसे ही 2017 का रिजल्ट है मेरा, जिसमें आप देख सकते हो ये टॉप लेवल के रैंक है। फिर 2018 में देखिए, 2018 का एक पेज तो ये है और अगला पेज, नेक्स्ट पेज ये भी है। तो 2018 में इतने सारे बच्चे, 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी मेरी। इसके अलावा 2019 की बात करें, पिछले साल की बात करें, क्योंकि 2020 चल रहा है, तो ये मैंने लाइव बच्चों का रिकॉर्डिंग करके आपको यूट्यूब पे भी दे रखा है। सारे रिजल्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वहां से भी देख सकते हैं कि एक एक बच्चे ने अपना रिजल्ट खुद ही बताया है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकूं कि 60 डे के अंदर पूरा प्रिपरेशन हो सकता है और आप टॉप लेवल पे रैंक ला सकते हो। आप कहोगे कि 60 डे में कैसे प्रिपरेशन हो सकता है सर? बच्चों, समस्या क्या है कि हम जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए ना, हम उस प्रकार से चीजों को पढ़ते नहीं है। अगर हम एक तरीके से चलें, एक वे ऑफ तरीका सीख लें कि हम किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करें, तो इजीली रैंक लाई जा सकती है। ये हिंदी मीडियम का वीडियो है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अलग वीडियो है। आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप अलग वीडियो देखो। डे 1 का अलग वीडियो है। ये डे 1 हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 में। बेसिकली हमारे पढ़ाने का मेथड क्या है कि हम बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रिपरेशन करनी है। इट मींस जो भी आप तैयारी करोगे उसको पॉइंट टू पॉइंट प्रिपेयर करोगे। पॉइंट टू पॉइंट प्रिपेयर करने से क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेगी। तो अपने पास एक फेयर कॉपी लेके बैठ जाइए और जो जो बात मैं आपको बताऊं उसे आप कॉपी में डे 1 लिखकर स्टार्ट कर दीजिए। आज आपका डे 1 है। 60 डे में आपको 60 डे कवर करनी है। रजिस्टर के अंदर एक बना लीजिए और रोज डे बाय डे आप नोट करती जाइए। जो मैं बताऊं आपकी डेफिनेटली रैंक आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगी, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा वो एज पर एग्जामिनेशन पर्पज से है। मैं आलतू फालतू कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने वीडियो में, क्योंकि मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी समय बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको, अगर कोई चीज टॉपिक मेरा छूट गया हो, आपको लगता हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर भी आपको कमेंट में दे दूंगा। पहला पॉइंट क्या है? कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पदार्थ कौन होता है? पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है। बस दो बातें याद रखिए। ये पूरी लाइन याद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। जी हां, केवल आपको इतना याद रखना है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होता है। पहला पॉइंट कवर हो गया कि पदार्थ स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब आते बेटा सेकंड पॉइंट पर। वायु, खाना, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, जल, पानी, ये सब पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आप इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लो, ये सब स्थान भी घेरती है और इनका द्रव्यमान होता है। तो आप सारे के सारे एग्जांपल याद नहीं कर सकते। तो पदार्थ सब कुछ है। केवल दो चीज आपको याद रखनी है कि सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ पदार्थ है, उसमें दो कैरेक्टर होनी चाहिए। क्या? कि वो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होती है। अगर वो स्थान घेरती है और द्रव्यमान है तो वो पदार्थ है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर पदार्थ क्या नहीं है? तो घृणा, अगर हम किसी से नफरत करते हैं। प्यार, अगर हम किसी से प्यार करते हैं। और गंध, किसी चीज की स्मेल या ओडोर जो होती है वो पदार्थ नहीं होता, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज जो है जिसका द्रव्यमान नहीं होता और ये स्थान भी नहीं घेरती। तो जो चीजें बच्चों स्थान नहीं करती, जैसे एक एग्जाम्पल में आया, एग्जाम के अंदर आया एंगर, क्रोध। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? उसका आंसर था एंगर, क्रोध। क्रोध जो होता है वो पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्थान नहीं गिरती और ना उसका कोई द्रव्यमान होता है। क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट में हमने सीखा पदार्थ की 2 कैरेक्टर होते हैं, एक स्थान घेरती है और दूसरा उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पंचतत्व। पंचतत्व क्या होता है? पंचतत्व में 5 चीजें आती है बेटा। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश तथा जल। ये 5 चीजें आती हैं किसके अंदर? पंचतत्व के अंदर। अब आपको होगे तो बड़ा आसान है याद करना। जी नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में इस प्रकार से देते हैं कि इनमें से कौन सा पंचतत्व है। अब आपको पता है एग्जाम में क्या करते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश दे दिया और जल की जगह कुछ और ऑप्शन दे देगा। ऐसी वायु, पृथ्वी, अग्नि दे देगा, जल दे देगा, आकाश की जगह कुछ और दे देगा। ऐसी पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल दे देगा और
पृथ्वी की जगह कुछ और गैप कर देगा। इट मींस आपको ये चीज याद रखनी है कि पंचतत्व में एग्जैक्ट 5 चीजें कौन कौन सी होती है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ये पंचतत्व के अंदर 5 चीजें आती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आधुनिक वैज्ञानिकों के हिसाब से पदार्थ का वर्गीकरण करो। तो आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 प्रकार से, 2 विधियों के हिसाब से बांटा है। कौन कौन से? एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। अगर आज की डेट में मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें तो बच्चों पदार्थ को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। याद रखोगे, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ये जितने भी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हो बच्चों, ये सब किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं केवल आपको वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम के पर्पस से है। आलतू फालतू मेरे चैनल पर कुछ भी आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। तो आप वीडियो को अगर बार बार देखोगे ना तो अधिकतर चीज आपको याद भी हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट याद करते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? पदार्थ खाली स्थान दे देगा, से मिलकर बना है। पदार्थ खाली स्थान से मिलकर बना है, तो खाली स्थान की जगह ऑप्शन दे देगा कि पत्थर से मिलकर बना है, पदार्थ जो है वो भौतिक से पदार्थों से मिलकर बना है, रासायनिक प्रवाह से मिलकर है, कणों से मिलकर बना है। तो याद रखना पदार्थ कणों से मिलकर बना है, यहां पर कण आएंगे। उसके बाद अगला आता है 2 विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना। 2 विभिन्न पदार्थों का मिलना, 2 विभिन्न पदार्थों का मिलना। अगर 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, जैसे पानी में हम चीनी घोल देते हैं, आप सब जानते हो, तो पानी में अगर चीनी घोल दिया तो 2 पदार्थ हो गए ना, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। जब 2 पदार्थ को हमने मिला दिया बच्चों तो वो विसरण होता है। विसरण क्या होता है पता लग गया? 2 पदार्थों का मिलना, जैसे पानी और चीनी का मिलना, पानी और नमक का मिलना। तो 2 पदार्थ अगर मिलता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। विसरण क्या होता है पता लग गया? 2 पदार्थों का मिलना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जी हां, ये बात याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्यों? तो आंसर दोगे क्योंकि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। याद रखना बच्चों, हर एक पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। हर एक पदार्थ के कण में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो आंसर दोगे गतिज ऊर्जा। हर एक पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो निरंतर गतिशील रहती है। याद रखोगे ये बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा, तापमान बढ़ने से अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो कणों की गति तेज हो जाती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आपने दूध गर्म किया है कभी? दूध आप देखते हो गर्म हो, जब बिल्कुल गर्म हो जाता है क्या होता है? एकदम से उबल जाता है और इतना ज्यादा उबल जाता है कि वो बर्तन से भी बाहर आ जाता है। तो क्या हुआ? एग्जांपल याद रखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। देखते हो ना दूध की गति कितनी तेज हो जाती है, गर्म होने पे एकदम से बर्तन के बाहर आ जाता है। तो तापमान बढ़ने से बच्चों कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। याद रखोगे, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, जिसके कारण कणों की गति भी बढ़ जाती है। याद रखोगे एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, ये पॉइंट सबको याद होगा। पदार्थ की भौतिक अवस्था है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है। एक होती है ठोस, एक द्रव और तीसरा गैस। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? 3, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आजकल जो लेटेस्ट किताब आई है एनसीईआरटी में, उसमें पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं लिखी हुई है। ये 3 तो है ही, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने बचपन से पढ़ा होगा। 2 और है बच्चों, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। नाम बता रहा हूं मैं, याद रखना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कहीं लिखना चाहो तो कॉपी पे लिख लो, बोस, सुभाष चंद्र बोस सुना आपने? बोस, ऐसे लिख लो, बोस आइंस्टाइन। आइंस्टाइन वैज्ञानिक का नाम है, बोस भी वैज्ञानिक का नाम है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन लिख लिया आपने। और एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन और प्लाज्मा। तो ये 5 जो है पदार्थ की विभिन्न जो है अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की आजकल 5 अवस्थाएं बच्चों को बताई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन और प्लाज्मा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ठोस अवस्था के लक्षण। ठोस के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो ठोस के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो ठोस के याद रखना, निश्चित आकार होता है। ईंट का एग्जांपल ले लो, निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, फिक्स होता है ना, फिक्स शेप होता है, फिक्स बाउंड्री होती है, स्थिर आयतन होता है, उसका फिक्स आयतन होता है। और संपीडन, नग्न संपीडन, इसका मतलब ईंट को आप दबा तो नहीं सकते ना, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम दबा नहीं सकते। पत्थर को आप दबा नहीं सकते, इजीली नहीं दबा सकते ना। तो ठोस की कौन कौन सी विशेषता होती है? निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर आयतन होता है, नग्न संपीडन होता है। अब एग्जाम में मैं बात करता हूं, एग्जाम में कैसा आता है पता है आपको? एग्जाम में क्या देंगे, इनमें से कौन सी ठोस के लक्षण नहीं है, ये लिख देगा। अब दे देगा निश्चित आकार,
स्पष्ट सीमाएं, और आयतन स्थिर, और संपीड़न के लिए लिख देगा संपीड़न अधिक होता है, तो वो गलत है ना, संपीड़न कम होता है, ठोस की संपीड़न कम होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि ठोस अवस्थाओं के ये पार्ट्स होते हैं, ये इसके फीचर्स है। मैं हर टॉपिक बाद आपको क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जानने हो तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, उनका सोल्यूशन भी डाल रखा है, आप वहां से सीख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट है, एक पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? तो आयतन। दोबारा बताता हूं, एक पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, जो पदार्थ स्थान घेरता है ना, उसे हम आयतन कहते हैं। कोई भी चीज आप ले लो, आपका बैग जगह घेरता है तो वो उसका आयतन है, खत्म बात। और आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आयतन का ऐसा मात्रक होता है बेटा घन मीटर। घन मीटर जिसे हम मीटर क्यूब कहते हैं, मीटर क्यूब। यहां मीटर की पावर 3 आएगी बेटा, मीटर की पावर 3 आएगी, ठीक है, मीटर क्यूब बोलते हैं, मीटर की पावर 3 आएगी। तो दो बातें आपने सीखी यहां पर। क्या सीखी? आपसे पूछा जाएगा एक पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है, तो आंसर दोगे आयतन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आयतन का ऐसा मात्रा क्या होता है, तब घन मीटर या मीटर क्यूब। याद रखोगे, यहाँ पे दो चीज आपका कवर होता है आयतन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा घनत्व की। घनत्व क्या होता है? इंग्लिश में इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। घनत्व का मतलब होता है आयतन और द्रव्यमान, इस दो का रिलेशन होता है। तो अगर हम द्रव्यमान को आयतन से भाग करते हैं, याद रखोगे क्या बोला मैंने, अगर द्रव्यमान को आयतन से भाग कर दे, द्रव्यमान को किससे भाग करते हैं? आयतन से, तो घनत्व आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है। याद रखोगे, घनत्व कब निकलता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन जो होता है वो घनत्व होता है। नेक्स्ट की बात करें, पदार्थ के कणों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ के कणों, पदार्थ के जो कणों है ना, एक दूसरे के प्रति कौन सा बल होता है? तो आकर्षण बल होता है। आपको पता है इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं इसको? अंतरा आणविक बल। अब ये तो सबको पता होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है। फिर आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल का नाम क्या है? तो आंसर दोगे अंतरा आणविक बल। ये टिक करना आपको क्लियर हो गया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहां पर ठोस खत्म होता है, द्रव की स्टार्ट करते हैं। द्रव अवस्थाओं की कौन कौन से लक्षण है? तो द्रव के लिए सिंपल पानी ले लो, तो ये दृढ़ नहीं होते, आप जानते हो, ये दृढ़ नहीं होते, सख्त नहीं होते, इनका आकार बदलता रहता है। आप बाल्टी में डालोगे बाल्टी जैसा शेप हो जाएगा, ग्लास में डालोगे ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, तो आकार फिक्स नहीं होता। संपीड़न कम होता है, हम इसको दबा सकते हैं, ठीक है। और इनकी आकृति एवं सीमाएं निश्चित नहीं होती, आप जानते हो इनकी आकृति और सीमाएं जो होती है वो निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये द्रव अवस्था की प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन कैसा आता है। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, और देखिए मैं चेंज कर दूंगा, आपका दिमाग एकदम से बदल दूंगा। द्रव अवस्था का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? ठीक है जी, दृढ़ होता है, आकार बदलता है, कम संपीड़न, और आकृति में सीमाएं निश्चित नहीं होती। तो मैंने क्या बोला, आपने सुना? दृढ़ होता है, जबकि द्रव अवस्था द्रव नहीं होता। तो कितनी सिंपल सी चेंज मैंने कर दी कि दृढ़ होता है जबकि आंसर दृढ़ नहीं होता। तो ये मत समझिए कि टॉपिक इजी है जी, नहीं, टॉपिक आसान नहीं है। आप उसे लिख के समझिए, फिर आपको मजा आएगा। आप देखिए 60 डे के अंदर जब आप एग्जाम में जाओगे, आप अलग ही कॉन्फिडेंस से जाके एग्जाम दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ जल की तुलना में 9% हल्की होता है। कितना परसेंट? 9%। अच्छा, ये सब जानते होंगे कि बर्फ जो होता है पानी पे तैरता है। अक्सर बच्चे मुझसे भी पूछ लेते हैं, सर बर्फ जो होता है पानी पे तैरता है, क्यों? क्योंकि बच्चों, बर्फ जो होता है पानी के मुकाबले 9% हल्का होता है। इसकी डेंसिटी, इसको डेंसिटी घनत्व बोलते हैं। बर्फ की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन 9% कम होती है। इसका घनत्व लिखा ना, इसका घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी। तो कितना डेंसिटी कम होता है? 9% डेंसिटी कम होता है बर्फ का पानी के मुकाबले। क्लियर हो गया? इसलिए बर्फ जो होता है पानी पर तैरता है। तो आज की अगर बात कोई पूछे आपसे कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बोलना बर्फ की डेंसिटी घनत्व कम होता है, 9% डेंसिटी कम होता है। यहां पे द्रव खत्म होता है। अगला आता है बेटा गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था के बारे में देखिए कौन कौन सी बातें याद करना है। एक तो तरलता पाई जाती है, फ्लूइडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। उच्च संपीड़न, जी हाँ, ये आ चुका है कई बार। मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, अभी 2018 के पेपर में आया था कि
ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक संपीड़न किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान होता है? आंसर था गैस। गैस में संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, संपीड़न सबसे ज्यादा होती है, गैस को सबसे ज्यादा हम दबा सकते हैं बेटा। इसकी सीमाएं निश्चित नहीं होती, आप सब जानते हो। गैस की कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स आकृति निश्चित नहीं होती, ठीक है, और आयतन भी निश्चित नहीं होता। तो ये सब किसकी खासियत है? ये सब प्रॉपर्टी है गैस की। तो इस चीज में एक चीज सबसे याद रखना, बाकी चीज तो आपको याद हो जाएगी, बस ये पॉइंट याद रखना कि उच्च संपीड़न होता है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस में होती है। क्लियर हो गया? मैं इंग्लिश के थोड़े वर्ड भी यूज करूंगा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश के वर्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आता, उसे इंग्लिश में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो मैं आपको बोल चुका हूं, आप अलग से वीडियो देख लो, इंग्लिश मीडियम का वीडियो बेटा अलग बनाते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, गैसीय अवस्था में कणों के बीच की दूरी ठोस व द्रव की तुलना में अधिक होती है। मैं आपको इसका सिंपल वर्ड बताता हूं। देखिए, गैसीय अवस्था में कणों के बीच की दूरी, भाई गैस होता है ना, उसके जो कण होते हैं वो उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस द्रव गैस में कणों के बीच सबसे ज्यादा दूरी किसमें होती है? तो बच्चों, गैस जो होते हैं उसके जो कण होते हैं वो सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैसीय अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट याद करो, गैस को ठोस व द्रव की तुलना में अधिक संपीड़न किया जा सकता है। अभी बात मैंने आपको बताई थी कि सबसे अधिक संपीड़न किसको किया जा सकता है? गैस को। मैं कह रहा हूं ना, ये चीज बार बार आती है कि गैस को सबसे ज्यादा संपीड़न किया जा सकता है। तो आंसर, सबसे ज्यादा संपीड़न किसको कर सकते हैं हम? गैस को सबसे ज्यादा संपीड़न कर सकते हैं। एग्जाम में आ चुका है एलपीजी। अब आप कहोगे सर जी इतने छोटी बात, एलपीजी सबको पता है। भाई सारे क्वेश्चन ये थोड़ी पूछेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने करी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां से आया। सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएंगे। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, ताकि हर बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है वो थोड़ी कि एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा, थोड़े बहुत वो अपने अंदाज से प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी कर सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लिखा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पोर्फिरल पेट्रोलियम गैस, क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान से याद रखना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि एमसीक्यू में होता है ना बेटा, ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। आंसर आपको पता होगा लेकिन ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगला बात करते हैं बेटा सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की हिंदी में भी याद कर लो, द्रवित पेट्रोलियम गैस, हिंदी में भी याद होगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला, गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होने के कारण, अभी हम बात की थी सबसे ज्यादा संपीड़न गैस की होती है, तो इसके लाभ क्या होता है बच्चों? गैस सबसे ज्यादा संपीड़न होने के कारण हम गैस को पता है सिलेंडर में भर सकते हैं। आपके घरों में एलपीजी गैस आता है, सबके घरों में आता है। आपको पता है आजकल गाड़ियों में जो है वो सीएनजी किट यूज होती है, बहुत सारी गाड़ियों में सीएनजी किट, गवर्नमेंट भी सीएनजी किट को बढ़ावा दे रही है। तो सीएनजी किट के अंदर सीएनजी गैस क्यों भर सकते हैं हम? क्योंकि गैस का संपीड़न सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? एलपीजी और जो सीएनजी किट होता है उसके अंदर गैस क्यों भर सकते हैं हम? क्योंकि उसके अंदर संपीड़न सबसे ज्यादा होती है, गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियत और अत्यधिक तीव्र होती है। क्या याद करा आपने? जब गैसीय अवस्था होती है ना, तो गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो सबसे ज्यादा तीव्र होते हैं, सबसे ज्यादा फैलते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, गुब्बारे में हवा भर दो और छोड़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा। भाई गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं ना बेटा, वो अत्यधिक तीव्र होते हैं, बहुत तेजी से फैल जाते हैं। हल्का सा आप गैस सिलेंडर देखते हो ना, कभी को आप गैस सिलेंडर हल्का सा लीक हो जाता है, क्या होता है? गैस सिलेंडर एक रूम में लीक हुआ, आपको 3-4 रूम बाद पता लग जाएगा कि भाई गैस सिलेंडर लीक हुआ। परफ्यूम देख लो, परफ्यूम हम लगाते हैं, दूर तक खुशबू चली जाती है। तो गैसीय अवस्था के जो कण होते हैं वो अत्यधिक तीव्र होते हैं, बहुत तेजी से हम तक पहुंच जाते हैं। और इस अनियमित गति के कारण इससे होता क्या है, जितने भी बर्तन होते हैं ना जिसके अंदर गैस होती है, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। गैस किस में दबाते हैं? बर्तन की दीवारों से। मुझे याद है कि एक बार इसी बेस पर क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि हमने किसी बर्तन में गैस रख लिया, बर्तन में गैस रख लिया, तो वो गैस कहां टकराएगा? बर्तन के बीच में रहेगा, बर्तन के ऊपर रहेगा, बर्तन के नीचे रहेगा, बर्तन की दीवारों के पास रहेगा? तो आंसर आएगा बच्चों, बर्तन की दीवारों से टकराएगा। क्लियर हो गया? इस चीज का ध्यान रखें। मैं हर टॉपिक बाद आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं वो भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और एक बार में आप गवर्नमेंट रैंक आराम से ला पाओ। ठीक है?
वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों साइंस में गलनांक कहते हैं। ठीक है, जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे साइंस में क्या कहते हैं? गलनांक, इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। आप सिंपल से याद रखो, बर्फ ठोस है, आप फ्रिज से बाहर निकाल दो, थोड़ी देर गर्मी में रख दो, क्या हो जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो बर्फ जब पानी बन गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब आइस मेल्ट हो गया, इसे आप ऐसे याद रखोगे यार, सिंपल, कि गलनांक बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ठोस जब पिघलता है तो उसे गलनांक कहते हैं। इतनी सी पूरी लाइन याद करने की भी आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं इतना क्यों याद कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप सिर्फ इतना याद करो ना, ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं। खत्म हो गया। नेक्स्ट, ठोस अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तन को, अब ठोस किस में परिवर्तन हो रहा है? द्रव में, अभी बात की थी, तो उसको हम संगलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बेटा, तापमान आपने सुना है? तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। आपने सुना होगा, डिग्री सेल्सियस सुना होगा आपने फ़ारेनहाइट भी सुना होगा, लेकिन केल्विन बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। तापमान का एसआई मात्रक बेटा केल्विन होता है, इस बात का ध्यान रखना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और बर्फ का गलनांक पता है आपको कितना होता है? आइस का केल्विन, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आइस का गलनांक होता है बेटा 273.16 केल्विन। इवन मैंने तो ऐसा भी एग्जाम देखा है जामिया के अंदर, उन्होंने पता है क्या पूछा था? 273.15, 273.16, 273.14, 273.17, ऐसे करके भी एग्जाम में देखे मैंने देते हुए उनको। तो 273.16 केल्विन एग्जैक्ट याद रखो। वैसे नॉर्मली ये देखा गया है कि 273 लिखा हुआ आता है, 373, 473, 173 ऐसे लिखा आता है। तो 273 केल्विन होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ के दो गलनांक याद हो गए। बर्फ का गलनांक या तो 273.16 केल्विन होता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा, केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? केल्विन का फॉर्मूला होता है बेटा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर मुझे केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दूंगा, और ऐसे डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दूंगा। तो दो फॉर्मूले क्यों याद कर रहे हो आप? एक फॉर्मूला याद रखो ना, कि केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब मान लो केल्विन दिया हुआ है तो 273 माइनस कर दो, डिग्री आ जाएगा, और डिग्री दिया हुआ है तो 273 प्लस कर दो, केल्विन आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक फॉर्मूला याद रखो कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इनमें से जो भी एक चीज गायब होगी वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। एक अक्सर आता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब 1 किलो ठोस को, 1 किलो क्या बोला मैंने? 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1 किलो ठोस को, भाई इतनी बात याद रखो, इतना भी याद करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा सिंपल चीजें याद रखो, जितना सिंपल चलोगे आपका एग्जाम में नंबर उतना आसानी से आएगा। जो मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं आप उनसे ही पूछ लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना है। एग्जाम को हवा मत बनाओ। मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता हूं लोगों ने हवा बना रखा है। बड़ा सिंपल एग्जाम होता है अगर हम चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझे तो बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ना है, बड़ा सिंपल नंबर आएगा और बड़ा आसानी से रैंक आ जाएगा। तो 1 किलो ठोस को, क्या बोला मैंने? 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखो, 1 किलो बर्फ ले आओ, उसको आप छोड़ दो, तो उसको पिघलने के लिए कुछ ना हीट तो चाहिए ना, गर्मी तो चाहिए ना। तो उसको पिघलने के लिए 1 किलो बर्फ को पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, वायुमंडलीय दाब वह ताप है जिस पर द्रव गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है? जिस ताप पर द्रव क्या होता है? गैस बन जाता है। द्रव गैस बन जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखो, एक क्वथनांक होता है, ठीक है? एक क्वथनांक होता है और एक वायुमंडलीय दाब होता है। बच्चों इन दोनों में थोड़ा सा मैं फर्क आपको बता दूं, 30 सेकंड लगेगा, मैं समझा दूं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? आपने कपड़े धोए, मम्मी ने कपड़े धोए और आपने छत पे रख दिए, 1-2 घंटे बाद सूख गया, वो था वायुमंडलीय दाब। क्लियर हो गया? जो वायुमंडल ने करा आपने नहीं करा, वायुमंडल के तापमान ने करा। क्वथनांक क्या होता है? पानी आपको गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए क्या करते हो? गैस जलाते हो, गैस पे गर्म करते हो ना पानी, तो वो क्वथनांक होता है। तो जब 100 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो क्वथनांक, और जब 100 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर हो तो वायुमंडलीय दाब, उसे वाष्पीकरण भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? वाष्पीकरण और क्वथनांक अलग अलग चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। एक होती है बेटा वाष्पन, अभी पढ़ा था ना संगलन की गुप्त ऊष्मा, अब पढ़ाऊंगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो 1 किलो द्रव को, 1 किलो क्या बोला मैंने? द्रव को गैस में बदलने के लिए, वाष्प मतलब गैस,
वहां मैंने आपको बताया था कि 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए, वहां था 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए, और यहां मैं क्या बोल रहा हूं, 1 किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा जिसमें 1 किलो ठोस गैस द्रव में बदलता है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जिसमें 1 किलो द्रव गैस में बदल जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अच्छा चलिए ऊर्ध्वपातन समझने से एक एग्जांपल पूछता हूं। आपके घरों में कपूर है, कपूर आप सबने देखा होगा, जलाया भी होगा आप में से कई बच्चों ने। क्या होता है, कपूर को हम जलाते हैं, सॉलिड होता है, जलने के बाद कुछ नहीं मिलता हाथ में, कुछ दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है, तो ठोस क्या बन गया, गैस बन गया। इसे ही तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठोस का गैस में बदलना या गैस का ठोस में बदलना। क्या बोला आपने सुना, ठोस अवस्था से गैस में, ठोस अवस्था से गैस बनना या गैस से ठोस बनना, वापस ठोस में बदलना, गैस ठोस से गैस बन जाए या गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए, इसको परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सिर्फ मैं कपूर का नहीं, मैं एक और एग्जांपल लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा एग्जांपल आता है। अभी आप एग्जाम उठा के देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आपको बार बार ये क्वेश्चन मिलेगा, ड्राई आइस। एक वर्ड याद रखो, बार बार लिख लो कॉपी में, इंपॉर्टेंट अलकल, ड्राई आइस। ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, शुष्क, और आइस बर्फ। ड्राई आइस किसे कहते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी भी यही है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत लो प्रेशर पर रख के देख लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो बहुत लो प्रेशर पर रखोगे तो डायरेक्ट जो है वो आइस बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट आइस बन जाएगा, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। और उसी आप आइस को बाहर निकाल लो, वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, वो लिक्विड ही बनेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों ड्राई आइस कहते हैं। याद रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दाब घटाकर एक वायुमंडल करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जमाओगे तो ठोस बन जाएगा, उसे आप हटा दो तो वो गैस बन जाएगा, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दाब। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है बेटा, दाब का ऐसे मात्रक होता है पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसे यूनिट होता है बेटा पास्कल। याद रखोगे, एक वायुमंडल की वैल्यू बहुत ज्यादा आ चुका है एग्जाम में, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू, एक वायुमंडल की वैल्यू आपको याद करनी है, कितनी होती है, बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है ये। आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, झारखंड से हो, किसी भी अलग स्टेट का पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो ना, आप इसको फॉलो कर लो जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखा रहा हूं, इससे बाहर कभी किसी के एग्जाम में नहीं आया। आप चाहो तो किसी एक्सपीरियंस टीचर से पूछ लेना, ये वीडियो दिखा देना और आप उनसे पूछ लेना सर ये सही है क्या गलत है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और वो आपको मुझसे शायद आपको बेहतर बता पाए। घर में कोई पढ़ा लिखा हो उनसे पूछ लेना। 1 वायुमंडल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 वायुमंडल की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब क्या करें, क्या गेम खेलते हैं पता आपको, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, बाकी सब सेम रखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसलिए याद रखो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। याद रहेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जो वायुमंडल में दाब होता है ना, वायु का जो दाब होता है, वायुमंडल में जो वायु का प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर, हवा तेज चलती है तो प्रेशर लगता है आपके ऊपर, जब हवा तेज चलती है तो आपके ऊपर एक दाब लगता है ना, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु द्वारा लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अच्छा, आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब जो होती है वो आइडियल कहां होती है, तो आंसर दोगे समुद्र के किनारे। वायुमंडलीय प्रेशर सबसे आइडियल कहां होती है, तो समुद्र तल के किनारे आइडियल मानी जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है वो आइडियल कहां मानी जाती है, समुद्र तल के किनारे। इसलिए आप देखोगे अधिकतर जो हम रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं ना बच्चों स्पेस में, वो हम समुद्र किनारे ही छोड़ते हैं। उसके 2 रीजन है, एक तो वायुमंडलीय प्रेशर बिल्कुल आइडियल होता है, और दूसरा अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो वो जो आपने रॉकेट छोड़ा वो कहाँ गिरेगा, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर गिरेगा, तो नुकसान होने के चांस कम होते हैं। तो ये रीजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। याद रखो, देखो आ गया ना, क्वथनांक के नीचे, अगर आपने वीडियो ध्यान सुना होगा मैंने क्या बोला, क्वथनांक के नीचे। क्वथनांक मतलब क्या बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी हमने गर्म किया था याद करो गैस पर, तो क्वथनांक के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब हम किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। यही मैं आपको उस समय समझा रहा था कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में फर्क होता है। क्वथनांक होता है 100 डिग्री और उससे ऊपर, जो आप पानी गैस पे गर्म कर रहे हो ना वो क्वथनांक है। और वही कपड़ा जब आप सुखा रहे हो
किसके अंदर? धूप में अंदर, तो वाष्पीकरण है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे कमेंट करके पूछ रहा है कि सर ये अगर मैं पानी को धूप में रख दूं और पानी सूख जाए, तो बेटा वो वाष्पीकरण है, वो क्वथनांक नहीं है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा तो होगा, गर्म होगा पानी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को पार कर दे। क्लियर हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस को पार नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। एक होता है तापमान, एक होता है सतह का क्षेत्रफल, एक होता है वायु और एक होता है आर्द्रता। क्लियर हो गया? वाष्पन को प्रभावित करने, वाष्पीकरण पूरा नाम है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं, तापमान, सतह का क्षेत्रफल, वायु और आर्द्रता। अब एग्जाम में क्या करते हैं? एग्जाम में यही तो गेम है एग्जाम का, वो इन चारों में से एक को हटा के कुछ और डाल देगा। पता है क्या करेगा? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तापमान, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा वायु और आर्द्रता की जगह कुछ और दे दिया। हो गया कंफ्यूज बच्चा, क्योंकि पढ़ के नहीं गया। भाई, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा, लेकिन आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण कम होगी। क्या बोला मैंने? आप सुना? वाष्पीकरण की दर घटती है। केवल इसमें ऐसा है, केवल 4th वाला है। अगर तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी, वाष्पीकरण कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल तो मैं कहूंगा एग्जाम्पल छोड़ो, आप केवल ये याद कर लो, वाष्पीकरण के कारण ठंडक होती है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक होता है। आप उठा के देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप उठा के देख लो, एग्जाम देख लो, मेरा यूट्यूब पे चैनल पे जो डला हुआ है प्रीवियस ईयर का पेपर, उठा के देख लो। केवल ये पूछता है इनमें से किसके कारण ठंडक महसूस होता है? आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण, वाष्पन के कारण हमें ठंडक महसूस होती है। अब एग्जाम्पल में आता है, मिट्टी के बर्तन में, मटके में पानी रखते हैं, ठंडा होता है, क्यों? वाष्पीकरण कारण। खत्म। ज्यादा याद क्यों कर रहे हो भाई? आप एक ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर एमसीक्यू आंसर तो दिया हुआ है, आपको याद करने की आवश्यकता क्या है? बस याद रखो ये चीज कि बर्तन में जो पानी ठंडा होता है ना, मटके का पानी, क्यों? वाष्पीकरण के कारण। पसीना मनुष्य के शरीर को तापमान को कायम कर रखता है, क्यों? वाष्पीकरण के कारण। गर्मी के अंतर्गत मैदान पर पानी हम छिड़कते हैं ना, देखते हो गर्मी में हम मैदान पर पानी डालते हैं, छत पे पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? वाष्पीकरण के कारण। गर्मी के अंतर्गत जो कुत्ते होते हैं अपने जीभ को बाहर लटकाते हैं, पता है क्यों? वो भी वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है। भाई, कुत्ते जो होते हैं गर्मी के दिनों में जीभ को बाहर लटका के बैठते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण उन्हें ठंडक महसूस होती है, वाष्पीकरण के कारण। एसीटोन, जिसको हम थिनर भी बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं, आपके घर में रखा होगा। आप एक काम करो, एक बूंद हल्का सा डाल के देख लेना अपनी उंगली पर। जैसे आप एसीटोन को अपनी हथेली पे डालोगे, आपको एक ठंडक सी महसूस होगी, क्यों? वाष्पीकरण के कारण। खत्म। इतना याद रखना है, एसीटोन वाष्पीकरण के कारण, मटका वाष्पीकरण के कारण, मनुष्य वाष्पीकरण के कारण, मैदान पर पानी छिड़कते हैं वाष्पीकरण के कारण, कुत्ते वाले एग्जांपल वाष्पीकरण के कारण, एसीटोन वाष्पीकरण के कारण। ठीक है? ऐसी नेक्स्ट हो गया, गर्मी के दिनों में छत पर या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं ना, क्यों छिड़कते हैं? वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक महसूस होती है। अच्छा, गर्मी के दिनों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? याद करने की आवश्यकता नहीं है, सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों? 2 रीजन है। एक तो सूती कपड़ा जो होता है वो पसीने को अच्छे से अवशोषित कर लेता है, और दूसरा रीजन एक और है, ये रीजन सबको पता होता है, लेकिन दूसरा रीजन जो मेन एग्जाम्पल आता है वो नहीं पता होता है। वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी में? एक तो पसीना सोखता है, और वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक महसूस होती है सूती कपड़ों में, इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट है हमारा, ये पूरा समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा आपको समझाता हूं। जलवाष्प, ठंडे जल के गिलास, इतना समझा देता हूं। देखिए, कभी आपने ठंडा पानी गिलास में डाला है? क्या देखा आपने? पानी की छोटी छोटी बूंदें आपके गिलास के बाहर आ गई होगी। जब आप जल की बूंदें आ जाती है ना बाहर, आप देखते हो ना, ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी अगर आप गिलास में लो तो पानी की छोटी छोटी बूंदें देखते हो ना गिलास के बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो जलवाष्प के कारण। अब यहां गलती होती है, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल थे वो वाष्पीकरण के कारण थे, बट ठंडे जल वाले गिलास का जो एग्जाम्पल आएगा वो जलवाष्प के कारण आएगा। इसी चीज का ध्यान रखना, यही गलती होती है कि आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन दे दिया वाष्पीकरण के कारण, जलवाष्प के कारण, और आपने नहीं देखा ध्यान से। ठंडे जल के गिलास में जो पानी की बूंदें छोटी छोटी बाहर आती है, किसके कारण आती है? बच्चों को जलवाष्प के कारण आती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था आपका पहला डे,
फर्स्ट डे जिसके अंदर मैंने फर्स्ट एक चैप्टर पूरा करा, मैं रोज एक दिन के अंदर एक चैप्टर पूरा कराता हूं। इस हिसाब से हमारा 60 डे के अंदर मैथ, साइंस और इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। आप देखना 60 डे के बाद आप खुद एक कॉन्फिडेंस फील करोगे जिसमें आपको लगेगा कि यस मैं इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकता हूं। आप उन बच्चों के साथ ये जरूर शेयर करें, जरूर उनको बताएं इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में, ताकि वो बच्चे भी तैयारी कर सकें, सबका भला हो, हम यही चाहते हैं। थैंक यू बेटा।